अगले साल कौमी वर्षगांठ मनाने जा रही है, उसके डीएनए में ही ये है नफरत है। उसके डीएनए में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक रंग का झंडा। तो उससे ये जो हमारा गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, जिसमें तमाम तरह के रंग बिखरे हुए हैं, भरे हुए हैं, उस पर अगर एक रंग लादा जाएगा तो फिर ये हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, वो उतना खूबसूरत नहीं रह जाएगा जितना पिछले 1000 सालों से ये रहता। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर तमाम लोग जो हम जैसे हम ख्याल लोग हैं, वो अगर कुछ चाहते हैं तो वो सिर्फ ये चाहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस, दैट्स इट। यही वो चाहते हैं कि पीसफुली हम सब लोग जैसे पहले रहते थे उसी तरह से हमारा को एग्जिस्टेंस हो, जिसमें एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की इज्जत हो, एक दूसरे के कल्चर का, मजहब का, हर चीज का ख्याल रखा जाए। लेकिन यहाँ तो एक रंग में ही सबको रंग देने का एक खुमार जो है, एक वो चढ़ा हुआ है। राकेश जी, मैं लौट के आना चाहूंगी जयपुर मुंबई एक्सप्रेस की कि उस घटना पर। और मैं लगातार देख रही थी तमाम टीवी चैनल्स को, और मैं सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनको मैं पढ़ रही थी, वहां पर लगातार ये कहा गया कि दिमागी तौर पर वो शायद अनस्टेबल था। मेरा सवाल ये है कि अगर इस शख्स का नाम अगर कुछ और होता और मरने वाले किसी और धर्म के होते तो क्या तब भी इसी तरह की रीजनिंग दी जाती? दूसरा मेरा सवाल कि वाकई में अगर ये शख्स मेंटली अनस्टेबल था, इसकी काउंसलिंग चल रही थी, तो किस तरह से इसके पास वो ऑटोमेटिक राइफल थी, किस तरह से वो ड्यूटी पर तैनात था? तो क्या इसके लिए वो अफसरान जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने उसको ड्यूटी पर रखा रहा और उसके बावजूद नतीजा हमारे सामने है कि 4 बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी? क्या इसको आतंकी घटना नहीं कहा जाना चाहिए? जी बुशरा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले कुर्बान अली साहब ने हमारे हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल की बात कही। संयोग से उन्होंने सावरकर की किताब का जिक्र किया। कुर्बान साहब, इस वक्त मेरे हाथ में है ये किताब, 1857 का स्वातंत्र समर, विनायक दामोदर सावरकर। मैं इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहता हूं, मेरी एक किताब आने वाली है सिंधिया और 1857, उस वजह से तमाम किताबें यहीं पास में है। यह सावरकर की किताब का प्रकरण 3 है, दिल्ली इसका शीर्षक है, और बहादुर शाह जफर का रेखा चित्र है ऊपर। ये सावरकर इसमें बहादुर शाह जफर की अगुवाई में आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं और तारीफ लिख रहे हैं बहादुर शाह जफर की। लिख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक होकर बहादुर शाह की अगुवाई में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ चलते चलते चूंकि आपने हवाला दिया था उसका। अब बुशरा, आपके सवाल के जवाब पर आता हूं। मैंने कल रात को 12:30 इस सावरकर की बात को भी नहीं मानते। अगर हम और आप सावरकर को कोट करते हुए ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये लिखा, ना सिर्फ बहादुर शाह जफर, बल्कि आपकी आवाज चली, आवाज गई जी आपके पास। जी, मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए आपको, कि ये लोग तो इस बात को भी नहीं मान रहे, हम और आप कोट कर रहे हैं उनको। इसमें सिर्फ बहादुर शाह जफर की बात नहीं करने, 10 ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिनमें फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह को उनका सबसे बड़ा हीरो है। अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कि उस आदमी ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए, उनको दांतों चने चबा दिए। तो अब दिक्कत यही है कि भाई हम इतना खूबसूरत, पूरी दुनिया हमारे इस मुल्क का लोहा मानती है, तारीफ करती है कि देखिए असंभव है ऐसा मुल्क होना कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक इतने तरह के धर्म, इतनी तरह की भाषाएं, इतने तरह की जातियां, और ये लोग हजारों साल से एक साथ रहते आ रहे हैं, और आज उसी में मट्ठा डालने की कोशिश की जा रही है। यही मैं कर रहा था। शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कुर्बान साहब। ये जो हिंदू मुस्लिम एकता के दरख्त में, उसकी जड़ों में जो मट्ठा डाल रहे हैं, उन पर ही आता हूं। और बुशरा जी का सवाल जो है उसी को लेकर है, मैं समझता हूं। तो कल रात को मैंने इस वारदात के बाद 12 बजे करीब एक वीडियो बनाया था, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हो रहा है। मैंने सीधे यही सवाल पूछे थे कि मुख्य धारा का मीडिया और स्थानीय प्रशासन, आरपीएफ के अधिकारी वारदात के बाद ये कैसे कह रहे हैं कि वो मेंटली स्टेबल नहीं था, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसकी दिमागी तंदुरुस्ती ठीक नहीं थी। नंबर 1, आपने जो सवाल पूछे मैंने उसमें कहा है कि वो छुट्टी से लौटा था। अगर आप विभाग को ये पता था उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो ड्यूटी कैसे कर रहा था?
उसके पास इतना आधुनिक हथियार कैसे था? दूसरी बात, मुख्यधारा का मीडिया इतनी जल्दी ये साबित करने पर कैसे उतारू हो गया कि वो एक गुस्सैल आदमी था, वो एक सनकी था, वो एक सिरफिराना था। हाँ, मैंने तो ब्रीफ ही यही है, मेरे चैनल पर जो हेडर है मैंने यही लिखा है कि सिरफिरा नहीं, चेतन कुमार चौधरी को आतंकवादी कहिए। मैं आपके चैनल पर डंके की चोट कह रहा हूं। जो बात मैंने कल सोमवार मंगल की दरमियानी रात कही, वो मैं फिर कह रहा हूं कि वो सिरफिरा नहीं था, वो आतंकवादी था। सिलसिलेवार समझ लीजिए उसकी वारदात को। वो एक कोच में पहले अपने ऑफिसर की हत्या करता है और उसके बाद वो दाढ़ी और कपड़ों को देखकर हत्याओं का सिलसिला शुरू करता है। एक कोच से दूसरे कोच में जाता है, यानी पेंट्री कार में, पेंट्री के बाद S6 में पहुंचता है। क्या जिसकी जहनी हालत ठीक ना हो, क्या जो सिरफिरा हो, वो इतना चुनिंदा तरीके से मारेगा चुन चुन कर? वेस्टर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर का बयान है PC सिन्हा का, मैंने उसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि अपने अधिकारी को मारने के बाद जो सामने आया उसे मारता चला गया। आप देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस की क्लिपिंग या किसी भी अखबार की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। PC सिन्हा कह रहे हैं कि वो उसके बाद, यानी टीकाराम मीणा को मारने के बाद उसके सामने जो है उसे मारता चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। उसने कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं की है, वो बाकायदा चुनिंदा लोगों को तलाश कर उन्हें मार रहा था। लेकिन मीडिया ने उसे एक सेफ पैसेज दे दिया कि वो सिरफिरा था, गुस्सैल स्वभाव का था, उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, उसका नाम कुछ और होता, वो कोई अली होता, खान होता, मोहम्मद होता, तो इस देश में इस वक्त आग लगी हुई होती। मीडिया, प्रशासन, उनकी ट्रोल आर्मी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी नफरत का जलजला पैदा कर चुके होते कि हम और आप भी शायद इतनी आसानी से यहां बैठकर बात नहीं कर पा रहे होते। और एक आखिरी बात, पिछले 9-10 सालों में, यद्यपि यह सिलसिला 1925 से चल रहा है, हम इसको बहुत छोटे में नहीं माने, ये वक्फा बहुत लंबा है। 1925 से मेहनत की जा रही है, 98 साल हो गए लगातार ऐसा करते करते, तब ये मुल्क गृह युद्ध के कगार पर पहुंचा हुआ है। कुर्बान साहब ने चिंता जाहिर की थी, मैं साफ कह रहा हूं, हम सचमुच गृह युद्ध के कगार पर हैं। उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई थी, आपको याद होगा, 300 लोग मरे थे। सरकार में बैठे लोग, उसके समर्थक तबके ने न जाने कौन सा अनजाना एक नाम ढूंढ करके एक स्टेशन मास्टर मुसलमान फलाने खान था और वो फरार है। पूरी घटना को एक साजिश, एक धर्म विशेष व्यक्ति के नाम को लपेट कर दुनिया के सामने इस तरह की बात परोसने की कोशिश की कि किसी मुसलमान ने पटरियों के साथ छेड़छाड़ करके वो रेल हादसा करवाया था। तो हम बहुत कठिन वक्त में गुजर रहे हैं। हम लगातार जो बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है, बिल्कुल बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है उसको लगातार हम ये देख रहे हैं। अगर मणिपुर के इंसिडेंट को भी हम देखें तो वहां पर देखें मैती जो है वो ज्यादा तादाद में है, कुकी जो है वो कम तादाद में है, और वहां पर भी आप ये देखें कि किस तरह से एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाया जा रहा है। और इसमें आंकड़े भी देखने बेहद महत्वपूर्ण है कि जो मरने वाले हैं उनमें किन समाज की जो है वो संख्या ज्यादा है, कुकी समाज की संख्या जो है वो कहीं ज्यादा है मैती समाज से। और साफ तौर पर नजर आता है कि एक टारगेटेड जो किलिंग है वो वहां पर की गई है। और अभी फिलहाल जिस तरह की घटनाएं तमाम सामने आ रही हैं वो भी ये बताती हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें कोई बहुत सुकून देखने के लिए मिलेगा, कोई मोहब्बत की कोई बयार हमें देखने के लिए मिलेगी, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। 2024 तक और क्या कुछ देखना बाकी है